हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आज से ही हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है क्यों आपकी बुक में दिया गया है और आपको क्या जरूरत पड़ रही है इस चैप्टर को पढ़ने की। देखो बच्चों, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनता है, चाहे फिर वो बात की जाए ह्यूमंस की, चाहे फिर बात की जाए प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ये मिलकर बनते हैं एक ऑर्गन सिस्टम से। हमको मालूम है कि जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है, चाहे फिर बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम को। चाहे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, ऐसे अलग अलग सिस्टम बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपके नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनते हैं, तो ये किन्हीं ना किन्हीं ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। जैसे कि बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये सिस्टम मिलकर बनता है लीवर से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से मिलकर बनता है, इसोफेगस और होता है इसके अंदर। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं। तो अब ये मिलकर बन रहे हैं ऑर्गन से मिलकर बन रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। तो ये जो ऑर्गन है ये भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होंगे। तो ये बने होते हैं बच्चों टिश्यू के। अब जो टिश्यू होता है ये भी किसी चीज से मिलकर बनता है, वो बनता है सेल से। और जो सेल होते हैं, सेल के अंदर भी बच्चों कई सारे इसके ऑर्गेनिल होते हैं, चाहे फिर वो बात की जाए न्यूक्लियस वगैरह की, बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सारा इसी के अंदर आता है सेल के अंदर। अब जो सेल ऑर्गेनिल है, ये सेल ऑर्गेनिल भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होंगे। तो इनको अगर मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे देखा जाए तो ये जैसे कि बात की जाए डीएनए की, क्रोमोसोम वगैरह, ठीक है, क्रोमोसोम, तो इनसे मिलकर बनते हैं ये ऑर्गेनिल। और ये जो क्रोमोसोम डीएनए वगैरह है ये भी किन्हीं ना किन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे। और जो मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं बच्चों, वो मिलकर बनते हैं एटम से। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऐसे देखा जाए तो एटम भी मिलकर बनते हैं। एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल बन गया यहाँ पे, कि एक पूरी चेन बन गई है। किससे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इनसे मिलकर बन रहा है एटम। एटम से मिलकर बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल जिसमें डीएनए, क्रोमोसोम आ जाएंगे। डीएनए, क्रोमोसोम से फिर ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और इस ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगा ऑर्गेनिज्म, जैसा कि यहाँ पे प्यारा सा एक बच्चा दिखाया गया। ठीक है। तो अब आपको, हमको मालूम है कि जब अपन पढ़ाई करना हमने स्टार्ट किया था, जब आप छोटी क्लासेस में थे, एलकेजी वगैरह में, तो वहां पे आपको सिखाया गया था ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऐसे सीधा बॉय के बारे में बताया गया होगा, बॉय, गर्ल। उसके बाद में आपको धीरे धीरे इनके ऑर्गन के बारे में बताया गया कि ये हैंड होता है, ये हेड होता है, ये लेग होते हैं, इसके बारे में बताया गया। फिर धीरे धीरे आपने जैसे जैसे आपकी क्लासेस हायर होती गई, आपको फिर आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे हमने उसी के अंदर फिर ऑर्गन के बारे में जाना। अब बच्चों, अब आपको जरूरत है इनके आगे की जानने की, जिसके लिए आपको आपकी जो बुक है इसके अंदर इस पोर्शन को कवर किया गया, इस वाले पोर्शन को, यानी कि सेल, ऑर्गेनिल और टिश्यू। इसमें भी जो फोकस में रखा गया है आपकी क्लास के अंदर, वो रखा गया सेल पे। किस पे रखा गया बच्चों? सेल पे। और तो अब हमको क्या जानने को मिलेगा, सेल के बारे में देखेंगे अपन पूरा इस चैप्टर के अंदर, कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और इसके बाद में ये बची हुई चीजें, ये जो रिमेनिंग चीजें हैं, ये पढ़ने को मिलेगी बच्चों आपको और हायर क्लासेस में। जैसे जैसे आपकी क्लासेस हायर होती जाएगी, वैसे वैसे आपको और डीप जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर हमको जानना है कि टॉपिक कवर करने वाले हैं, टॉपिक कवर करेंगे बच्चों हम सेल। देखेंगे सेल क्या होता है, और इस सेल के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवरी की, किसने बताया सेल के बारे में। और नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है बच्चों, ये एनिमल सेल की है, तो इसको देख के घबराना नहीं है हमको। काफी कुछ सीखेंगे अपन, काफी कुछ जानेंगे। ठीक है। और आज का ये जो लेक्चर रहने वाला, लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। इससे पहले अपन 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 चैप्टर बच्चों कवर कर चुके हैं पहले से। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखे तो यहाँ पर आपको एक लिंक हो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके सारे चैप्टर आप देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारे चैप्टर है इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सेल। क्या होता है सेल, कौन वो थे जिन्होंने सबसे पहले बताया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको बताने के लिए जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे बच्चों, उनका नाम था रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले क्या किया, सेल के बारे में हमको बताया। तो इनको भी कैसे पता चला सेल के बारे में, इन्होंने क्या किया था बच्चों, एक इन्होंने लिया था कॉर्क लिया था। अब ये कॉर्क क्या होता है, कॉर्क होता है बच्चों पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। जो ट्री होता है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रहेगा, यहाँ नीचे नीचे देखो आप, तो ये जो ट्री दे रखा है, तो ट्री की जो अपर लेयर होती है ना, ये हार्ड लेयर जो ऊपर वाली, तो ये जो लेयर होती है इसी को बार्क बोला जाता है ना, ये अपर जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं, इसको यूज भी किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन में भी यूज किया जाता है इसका। तो ये जो अपर लेयर होती है इसी को इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट हुक जी थे, इन्होंने 1665 में जब इसको मैग्नीफाई करके देखा, मैग्नीफाई करके देखना यानी कि उसको जूम करके देखना, ठीक है, मैग्नीफाई का मीनिंग होता है उसको जूम करना। तो वो जूम कैसे करके देख सकते थे, तो इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, देखो माइक्रोस्कोप यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज, इस टाइप का ये एक साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है जिसको एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। देखो ये माइक्रो बोल रहे हैं बच्चों, ये माइक्रो होता क्या एक्चुअल में, माइक्रो से मीनिंग होता है बच्चों 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि इस लेंथ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अब 10⁻⁻⁶ से आप क्या समझ सकते हो कि आप ये समझो कि 1/10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 में तो कैसे आ जाएगा, इसका नीचे से कितने जीरो है, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जीरो का आप जब यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑन डेसिमल, ये पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 6 डिजिट तक आप क्या कर सकते हो, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो इस साइज तक के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप। तो इसी को यूज किया गया था कब, कोर को देखने के लिए, और इनका यूज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब कोर को देखा, उसको मैग्नीफाई करके देखा, तो उनको कुछ इस टाइप की उनको स्ट्रक्चर दिखाई दी। इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे स्मॉल से यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पे देखो, इसको जब अपन ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल से ब्लॉक बने हुए, कंपार्टमेंट बने हुए दिखे दे रहे हैं, जो एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसकी सेकेंड इमेज ये भी देख सकते हो आप, तो यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे स्मॉल से यहाँ पे देखो होम टाइप, यहाँ पे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए। तो इन्हीं कंपार्टमेंट को बच्चों जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने इसी का नाम दिया सेल। और अगर अपन इसको और सही से अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो देखो इसका कहीं ना कहीं इसका जो शेप जो साइज है वो हमको कहीं ना कहीं रिसेंबल हो रहा है हनी कॉम्ब से। किससे, हनी कॉम्ब से। हनी कॉम्ब जानते हो ना, जो मधुमक्खी वगैरह होती है उसका जो छज्जा होता है ना, उस टाइप का हनी कॉम्ब। तो उसी की इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो उसी का रिसेंबल हो रहा। तो उसके अंदर भी देखो हनी कॉम्ब में भी ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं, और इसके अंदर भी छोटे छोटे से कंपार्टमेंट है। और इन्हीं कंपार्टमेंट को जो रॉबर्ट हुक जी थे उन्होंने इसी का क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और ऐसे भी जो बच्चों सेल जो वर्ड है, ये वर्ड लिया गया लैटिन वर्ड से। किससे लिया गया, लैटिन वर्ड से। अब ये जो लैटिन क्या है बच्चों, लैटिन एक लैंग्वेज है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लैटिन एक लैंग्वेज है बच्चों, ये लैंग्वेज एंशिएंट टाइम में बोली जाती थी। कहाँ पर बोली जाती थी, रोम में बोली जाती थी। रोम में, एंशिएंट रोम में इस लैंग्वेज को यूज किया जाता था। और ये जो रोम है ये कैपिटल है ये इटली की, है ना, इटली की कैपिटल है। और इटली कहाँ पे आता है, इटली आता है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वहां पे ये लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, उसी लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया सेल। और जिसको इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है ए लिटिल होम से मीनिंग होता है इसका, ए लिटिल होम। ए लिटिल होम एक छोटा सा होम। तो यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा होम टाइप इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इसलिए इसका नाम इन्होंने सेल रखा गया। ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि सेल क्या होता है। और जब बच्चों इसको ऑब्जर्व करके देखा गया ना माइक्रोस्कोप में, तो ये जो सेल था ये डेड सेल था। कैसा सेल था, ये एक्चुअली डेड सेल था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों आगे और क्या बताया गया। अब जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल क्या वर्क करता है। ठीक है, तो बच्चों जो सेल होता है, सेल का काम होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म चाहे बात की जाए अपने ह्यूमंस की बात की जाए, ये जैसे ह्यूमन की इमेज है, चाहे प्लांट या एनिमल, तो ये जो पूरी बॉडी बनी है ना बच्चों, ये मिलकर बनी है सेल से। वैसे जैसे कि जब होम को बनाया जाता है, कोई भी जब होम हाउस वगैरह बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए हमको जरूरत होती है ब्रिक्स की जरूरत होती है। जो वॉल बनी होती है ना, पहले वॉल बनाई जाती है, तो वॉल पे फिर आपके पूरा होम वहां पे बना होता है।
तो ये जो वॉल बनी जाती है किसकी बनाई जाती है, ब्रिक्स की बनाई जाती है। तो जैसे वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज की जाती है, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे साइज की, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनको पैटर्न में इनको अरेंज किया गया और अरेंज करके एक वॉल बनाया गया। तो जैसे होम को बनाने के लिए वॉल की और वॉल को बनाने की ब्रिक्स की जरूरत होती है, वैसे बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको भी प्रोड्यूस करने में, उसको भी बनाने में जरूरत होती है टिश्यू की। और वो टिश्यू जो बनते हैं वो मिलकर बनते हैं किससे, सेल से। तो जैसे वॉल में ब्रिक्स काम करते हैं, वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है उसमें सेल वर्क करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जो स्ट्रक्चर, कैसे बच्चों, स्ट्रक्चर और बेस स्ट्रक्चर, चाहे स्ट्रक्चरल बात की जाए, चाहे फंडामेंटल यूनिट की बात की जाए, चाहे फंक्शनल यूनिट की बात की जाए, तो वो कौन होती है, सेल होती है। कौन होती है बच्चों, सेल होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और हो सकता है कि बच्चों की जो ब्रिक्स वगैरह है ये आपके सेम साइज की होती है, तो ऐसे जो सेल वगैरह होती है, सेल भी आपकी कैसे हो सकती है, मतलब जैसे ब्रिक्स वगैरह इसमें देखो आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो सेल भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है, शेप की हो सकती है, और इनका जो वर्क है, इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बच्चों आगे डिस्कस करते हैं ये, हाँ अब जो, ठीक है, यस, अब ऐसे ही हमको मालूम है कि जो हमने ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया गया था, हमने जब एनसीईआरटी बुक हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमको मालूम है कि 2 फ्रेंड है, जिसका नाम, एक का नाम है बूजो और एक का नाम है पहले। ये अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, ये क्वेश्चन करते रहते हैं एक दूसरे से या फिर खुद से ही करते रहते हैं। तो अब ये जो पहली है, पहली भी कंफ्यूज हो रही है, ये बताना चाह रही है, ये पूछना चाह रही है कि ये जो एग होता है, तो ये क्या, ये भी क्या एक सेल है क्या? अगर ये सेल है तो क्या ये कई सारे सेल से मिलकर बना है या फिर एक सिंगल सेल से बना है? तो चलो बच्चों इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि जो सेल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो कितने नंबर ऑफ सेल से बन के बनते हैं, और ये जो सेल होते हैं, इनको सेल को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे इनकी स्टडी की जाती है। तो बच्चों कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो इसको स्टडी करने के लिए हमको मालूम है कि जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो तो है माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और माइक्रोस्कोप के साथ ही जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज बनाई गई है ऑनियन पील की। तो जब बच्चों ऑनियन पील को भी जब उसको ध्यान से देखा गया था माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसकी एक पील ले ली, इसकी एक स्लाइस ले ली, इसको लेने के बाद में जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ इसकी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई गई। तो यहाँ पर भी देखो कंपार्टमेंट बने हुए, देखो छोटे छोटे बने हुए ना, तो ये सारे के ये सेल है, और इनके बीच बीच में भी आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट है, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों सेल ही है, यहाँ पे ये ऑनियन सेल है यहाँ पे। और बीच में जो आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो बच्चों जो भी सेल होता है, अगर उनकी माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है ना बच्चों, तो वहां पर उसको देखने के लिए, जैसे यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप का यूज कैसे किया जाता है कि जैसे कि मुझे कोई भी मुझे क्या करना है कि किसी सेल को अच्छे से ध्यान से देखना, तो सेल को यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे प्लेस किया जाता है। और प्लेस जब हम कर रहे थे तो वहां पर बच्चों इसके ऊपर स्टैंड्स भी यूज करते हैं अपन। स्टैंड क्या होते हैं, स्टैंड एक टाइप की डाइज होती है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो ये, कि जब भी सेल को ऑब्जर्व किया जाता है तो बच्चों यहाँ पे स्टैंड्स यूज की जाती है, डाइज यूज की जाती है। डाइज क्या होती है, डाई हमको मालूम है डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो इन कलर का भी यूज किया जाता है सेल को सही से ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा क्यों यूज किया जाता है, स्टैंड्स का क्यों यूज करते हैं, कलर का, डाइज का क्यों यूज किया जाता है? ऐसा इसलिए बच्चों, ताकि जो सेल है, जैसे यहाँ पे जो इमेज बनी गई है, तो ताकि जब सेल है, जब सेल को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है, तो यहाँ पे जो कलर होते हैं, कलर क्या करते हैं, इनको क्लियर इमेज देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब कलर को, डाई का यूज किया गया, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं सेल की, देखो कितनी क्लियर इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो ताकि अपन अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन सेल को, जो सेल है उसको अच्छे से स्टडी कर सके, उसकी जो वॉल वगैरह देखो, यहाँ पे देखो वॉल भी देखो अच्छे से यहाँ पे सेपरेट है, सेपरेट। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे विजिबल है। तो इसके क्लियर इमेज देखने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाइज का, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यहाँ पे यूज किया जाता है। और क्या बच्चों आपको मालूम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो सेल से मिलकर बनते हैं, ये कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। वैसे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एग है, यहाँ पे जो एग दिखाई दिया गया है ना बच्चों, ये एक सिंगल सेल ही है।
और यहाँ पे पहले भी कंफ्यूज थी, यहाँ पे पहले भी कंफ्यूज हो रही थी क्या ये सिंगल सेल है या फिर कई सारे ग्रुप ऑफ सेल है। तो बच्चों मैं बता दूं, जो भी हैंस एग होता है, हैंस एग जो मुर्गी होती है ना, उसका जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल होता है। तो फिर मल्टी सेलुलर वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे भी जो ऑर्गेनिज्म है उनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक तो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर देख सकते हो। एक तो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, इसके नाम से मालूम चल रहा है। नाम से कैसे मालूम चल रहा है कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर, देखो ना, टू ये बना भी टू नेम से मिलकर बना, देखो मल्टी प्लस सेलुलर। मल्टी से मीनिंग होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मोर देन टू, मोर देन टू। तो जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म मोर देन टू सेल से मिलकर बनता है तो उसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर कोई सेल यूनिसेलुलर से, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिक का मतलब होता है वन से, यूनिक का मतलब ही वन से होता है बच्चा, यूनि यानी यूनिक, यूनिक से मीनिंग होता है वन से, सिंगल से। अगर और सेलुलर का मीनिंग होता है सेल से। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक वन सेल से मिलकर बनाओ, एक वन सेल से बनाओ, तो उसको बोला जाता है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो कई सारे सेल से मिलकर बनता है उसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एनिमल हो गए, एनिमल हो गए, या फिर प्लांट हो गए, या फिर ह्यूमन हो गए, हम खुद। तो जो बच्चों एनिमल होते हैं ये जो सेल से मिलकर बनते हैं, क्या लगता है आपको 2 सेल से मिलकर बनते हैं? नहीं, ये भी मिलकर बनते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, मिलियंस। और हमारी तो बॉडी जो है, हमारी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है, ट्रिलियंस। अब ये मिलियंस ट्रिलियंस क्या होता है? देखो बच्चों, जो मिलियंस ट्रिलियंस है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो वर्ड है ना मिलियन ट्रिलियन, इसको शॉर्ट में अपन कैपिटल एम से भी इसको डिनोट करते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियोज अगर देखते होंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है मिलियन ट्रिलियन। तो ये मिलियन ट्रिलियन एक्चुअल में होता क्या है? देखो भाई, जो नंबर सिस्टम होता है, 2 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। ऐसे 2 टाइप के नंबर सिस्टम को यूज किया जाता है। एक तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है। हम कैसे स्टडी करते हैं नंबर सिस्टम की? सबसे पहले अपन बोलते हैं वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, और उसके बाद में फिर हम क्या स्टार्ट हो जाता है? लेख, लेख से स्टार्ट हो जाता है, लेख हो गया, 10 लेख हो गया, उसके बाद में करोड़, है ना, उसके बाद में करोड़ हो गया, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, ऐसे चलते हैं हमारे। तो यह तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट टाइम तो हम 3 डिजिट बाद कोमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट बाद हम यहाँ पर कोमा का यूज करते हैं। जबकि एक दूसरा होता है बच्चों इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कैसा है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है बच्चों पहले वंस आती है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर उसके बाद में 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद में 100,000, और उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, और उसके बाद आता है मिलियन के बाद में फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, और फिर जैसे 1000 बिलियन आता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके ट्रिलियन में, और फिर ये 10 मिलियन, मतलब ये 10 मिलियन हो गया आपके, और ये 100, ये 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन, और उसके बाद में ये 1000 ट्रिलियन, ऐसे। तो देखो, अब देखो, समझो इसको, देखो ये तो हो गया, यहाँ पर हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, और यहाँ पर हो गया आपके ये 1000, और जैसे 1000 होता है फिर आपके आ जाता है ये मिलियन में आ जाता है। तो यहाँ तक हो गया मिलियन, यहाँ पर हो गया बिलियन, और यहाँ पर हो गया ट्रिलियन, ऐसे। तो ये ट्रिलियन, तो इसको हम यहाँ पर अगर आप 1 लिखते हैं तो ये जो बिलियन वैल्यू जो निकल के आती है, ये निकल के आती है बच्चों 1 ट्रिलियन की वैल्यू निकल के आती है। और 1 ट्रिलियन लगभग इतने हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो देखो कितने सेल्स से हमारी बॉडी मिलकर बनी है। और ये सेल भी हो सकता है डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट वर्क करते हैं, तो डिफरेंट सेल डिफरेंट वर्क करेंगे यहाँ पे। तो इन्हीं का काम होता है बच्चों। तो क्या अब आपको समझ में आया कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? अब मल्टी सेलुलर ऑर्गन भी उनके साइज शेप पे डिपेंड कर सकता है। इनके एग्जाम्पल बता दिए मैंने। मल्टी सेलुलर के ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या है? ये एनिमल हो गया, ये ह्यूमन हो गया, ये प्लांट, ये मल्टी सेलुलर। अच्छा, अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए, यूनिसेलुलर किससे मिलकर बनेंगे? सिंगल सेल से। जैसे कि यहाँ पे देखो अमीबा का देख सकते हैं एग्जाम्पल। ये जो अमीबा बनी है ना बच्चों, ये सिंगल सेल से बनी है। ऐसे पैरामेसियम की बात की जाए
तो ये भी किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर ये मल्टी सेलुलर का ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो जो ये कर पाएंगे वो ये नहीं कर पाएंगे सिंगल सेल वाले, ऐसा नहीं है। जो भी काम मल्टी सेलुलर वाले कर पाते हैं ना, लगभग वो सारे काम यूनिसेलुलर भी करते हैं। जैसे हमको मालूम है जो मल्टी सेलुलर जैसे हम है, हमारी बॉडी क्या करती है, कई सारे फंक्शन करती है। चाहे फिर बात की जाए फूड टेक करने का, मतलब है ना, डाइजेशन का, चाहे डाइजेशन की बात की जाए, चाहे एक्सक्रीशन की बात की जाए, या फिर बात की जाए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की, है ना, चाहे ब्रीथिंग की बात की जाए। तो जैसे हमारी बॉडी जो मल्टी सेलुलर से मिलकर बनी है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रही है, ऐसे जो यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों, ये भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। चाहे फिर बात की जाए अमीबा की, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ये सारे फंक्शन करता है। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, यहाँ पे ये अमीबा का ही डायग्राम है। यहाँ पे किसका बच्चों? अमीबा का। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये जो अमीबा है यहाँ पे इंजेक्शन, ये फूड है और ये अमीबा है, इसके बीचों बीच क्या है यहाँ पे डॉट, ये न्यूक्लियस बताता है। इसके बारे में जानेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये अमीबा का डायग्राम हो गया। अमीबा क्या कर रही है? इस फूड को यहाँ पे क्या कर रही है? इंजेक्शन कर रही है। देखो हर स्टेप को दे रहा। फर्स्ट नंबर की स्टेज है, ये कौन सी? इंजेक्शन है। इंजेक्शन यानी फूड को टेक करना। उसके बाद में डाइजेशन, सेकेंड स्टेज ये डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में। एब्जॉर्प्शन, फिर उसको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, फिर उसको यूटिलाइज करना। इजेशन यानी कि फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस एक्सक्रीट कर देना। तो यहाँ पे हर एक स्टेप में यहाँ पे बता रखा है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सारे फंक्शन करते हैं जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि क्या यूनिसेलुलर होते हैं, क्या मल्टीसेलुलर होते हैं, क्या सेल होता है। अब सेल के अंदर भी कई सारे उसके अंदर ऑर्गेनेल होते हैं, तो वो जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बच्चों आज के लिए तो हम इतना ही करते हैं। अब आपको करना क्या है, कॉपी के अंदर क्या नोट करना वो आपको मैं बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, ये आपको पहले चैप्टर का नाम लिखना है, अच्छे से चैप्टर का नाम लिखना सही से। और उसके बाद में आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे आपको ये काम करना है, ये वाली चीज़ है ना, ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना। पूरा मत बनाना, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना, जैसे इसमें फ्लो बना रखा ना वैसे बना लेना। जैसे कि सबसे पहले आप क्या लिखना, ऊपर ही ऊपर ऑर्गेनिज्म ऐसे लिखना ना, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में नीचे लिखोगे आप लोग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के नीचे क्या लिखोगे आप, ऑर्गन। ऑर्गन के नीचे फिर टिश्यू, फिर सेल, फिर ऑर्गेनिल, फिर आप ये लिख लेना मैक्रोमोलिक्यूल, फिर मोलिक्यूल, और उसके बाद में एटम। ये लास्ट में एटम आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे पूरी एक चेन बना देना आप, है ना, ऐसे पूरी एक चेन बना देना। इसके बाद में आप स्टार्ट करोगे लिखना, यहां से स्टार्ट करोगे, यहीं से रोबोट डिस्कवरी ऑफ सेल से। पहले अच्छा सेल के बारे में, चलो यहीं से स्टार्ट कर देना, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। या फिर इससे पहले एक ये लाइन लिख लेना आप लोग, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन, ये लिख लेना, एक छोटी सी लाइन लिख लेना आप लोग कि यहाँ पे कि द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल, ये लिख देना आप। उसके बाद में आप लोग यहाँ ये भी लिखना, सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग, सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ये लिखना। उसके बाद में हेडिंग डालोगे डिस्कवरी ऑफ सेल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है रॉबर्ट हुक, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ईयर भी याद रखना। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर कोल सिग्निफाई मैग्नीफाई पार्ट ऑफ बार्क, ये कर लेना ना। द बॉक्सेज अपीयर्ड लाइक हनी कॉम्ब, और उसके बाद में हुक्ड कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, ये लिख लेना। उसके बाद में आगे सेल के बारे में लिखोगे आप लोग। चलो इसमें तो इसको तो रहने दो, चलो मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद में यस ऑर्गेनिज्म एंड वैरायटी, इसके अंदर आप करोगे, इसके अंदर आपको करना बच्चों, हाँ ये कर देना ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी, ये लिखना, ये क्वेश्चन बना देना, क्वेश्चन लिख लेना, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल, ये यहाँ पे हेडिंग बना देना आप लोग, क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद आंसर कर देना, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। और इसके बाद में बस यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ये मत करना। इसके बाद में हाँ ये नंबर ऑफ सेल में ये कर लेना, ये हेडिंग डाल देना, फिर लिखना ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल,
विच वेरी इन शेप एंड साइज, ये कर लेना। और इसके बाद में मल्टी सेलुलर, हाँ ये लिखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये लिखोगे ऑर्गेनिज्म मेड मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, एनिमल, ये ह्यूमन और प्लांट। और इसके बाद में सिंगल सेल में ये लिख लेना, द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल ये लिख लेना, अमीबा एंड पैरामेसियम। और उसके बाद में ये बस बच्चों यही है, ठीक है, आपको बस यही कर लेना आप लोग। चलो ये और कर लेना आप लास्ट में, ये और सिमिलर फंक्शन इन, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ सेल स्पेलाइट फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड, यहाँ तक ये कर लेना। और ये डायग्राम बना लेना बच्चों, ये वाला बहुत प्यारा डायग्राम है, ये बना लेना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों ये रही आपके आज का वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और हमारे जो चैनल है, अपना जो चैनल आई स्मार्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर करना। और अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह कोई फैमिली मेम्बर हो तो उनको भी कहो इस चैनल को सब्सक्राइब करने। हमको जल्द से जल्द 1000 हमको सब्सक्राइब करना है, ताकि फिर अपन लाइव पढ़ा सकूँ, मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके हम एक अच्छा सा वहाँ पे पढ़ सके, अच्छे से स्टडी कर सके और बेहतर बना सके अपन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।